नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बहुत ही लंबे अंतराल के बाद में हम देश के एक महत्वपूर्ण जो है वो प्रोपेगेंडाइस्ट यानी कि एक प्रचारक, एक भजन मंडली के मुख्य गायक और जो है वो निदेशक और एक तथाकथित गोदी मीडिया जो है उसके प्राचीन गोदी मीडिया के प्रमुख आचार्यों में से एक श्रीमान रविश बाबू के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। विषय वस्तु ये है, विशेष कारण ये है कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और बिहार ने बहुत सारे रत्नों को जन्म दिया है। तो उसमें एक रविश बाबू भी वहीं के रत्न हैं। और उन्होंने कई तरह के करतब पिछले दिनों तक किए हैं, लेकिन जैसे जैसे बिहार में चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, रवीश बाबू के तेवर और उनके आक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कुल मिला के बात यह है कि वो मोदी जी को हरवाना चाहते हैं और मोदी जी के जो विरोधी हैं उनको जितवाना चाहते हैं। तो इसी मशक्क़त में लग गए हैं। तो खुद को वो बैलेंस पत्रकार तो ना कहें तो ये बेहतर होगा। वो बता दें कि वो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं ना। वो बोल दें कि भाई हम मोदी जी के विरोधी हैं और हम जो भी करते हैं वो उनके विरोध में करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो गोदी मीडिया है। तो बाकी सबको वो गोदी मीडिया बताते हैं, लेकिन खुद भी गोदी मीडिया के बहुत ही प्राचीन गोदी मीडिया की गोदी में बैठ के बहुत दिनों तक खेले हैं, इठलाए हैं, वहाँ से नाम और दाम कमाया है। और एनडीटीवी में जब तक रहे, एनडीटीवी में भी कहते हैं कि दिनों तक उन्होंने खूब ही प्रोपेगेंडा चलाया, क्योंकि प्रणय राय के खास ब्लू आइड बॉय में थे। हिंदी पे कंट्रोल करना था, हिंदी के समाचार के वो हीरो बन गए। पहले चिट्ठियाँ छाटा करते तो उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी धीरूभाई अंबानी जो है वो पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल दिया करते थे। तो ये परिवर्तन हम मानते हैं कि संभव है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो अपने रवीश बाबू जो है उनका एक विशेष कई इस तरह के उद्बोधन हैं, उससे सुन के हमको कुछ पुरानी बातें याद भी आएंगी और फिर जो आजकल वो कर्तव्य कर रहे हैं या कि पहले करते रहे हैं उनकी मीमांसा भी करनी बड़ी आवश्यक है। तो चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं हमारे प्रिय रवीश बाबू। हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। हिंडनबर्ग का नाम सुना आपने? हिंडनबर्ग का, हिंडनबर्ग का नाम सुना क्या? हिंडन एक नदी है जिसमें नाला, गंदा पानी सब चीज आता है। हिंडनबर्ग एक नदी है, यानी कि हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में, उसके ऊपर ये कूद पड़े थे, क्योंकि वो अडानी साहब के विरोध में थी। और ऐसा माना जाता है कि अडानी साहब जो है वो मोदी के प्रिय हैं और मोदी जी कहते हैं कि भाई सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, वो जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको देश में काम करना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि मोदी जी ने ही अमीर बनाया है क्या कहते हैं अडानी बाबू को, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अडानी साहब ने तो दूसरी सरकारों के यहाँ भी कार्य किया, ममता दीदी के यहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं। और केरल एक महान वामपंथी सरकार के बीच में भी विजिंगम का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसका भी इधर उधर ढूंढने के बाद में फिर वो अडानी साहब को ही गया। यानी कि जब एक वामपंथी सरकार या दीदी या और कोई दूसरी सरकारें अडानी साहब को काम देते हैं तो वो तो कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी जगह वो गलत है। तो ये भी एक तरह का गोदी मीडिया का प्रचार है और गोदी मीडिया के प्रचार के अंदर हमारे रवीश बाबू हमेशा लगे रहते हैं। तो हिंडनबर्ग की जो बात है, हिंडनबर्ग का तो ऐसा हुआ था ना कि जनवरी 23 में हुआ था और ये चालू हो गए। अब ये देखिए कि हिंडन नदी के किनारे जाके हिंडन यानी कि रूपक देखिए, हिंडन नदी के किनारे, यानी कि जो वास्तविकता है उससे कोई मतलब नहीं है। एक रिसर्च एजेंसी है जो कि शॉर्ट सेलर है, उससे उसके उसके कार्य प्रणाली पे, उसके उद्देश्यों पे उनको कोई मतलब नहीं है। मात्र उनको ये मतलब है क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो अडानी पे आक्रमण कर रहा है और अडानी जी मोदी जी के दोस्त हैं, यानी कि सारे के सारे बिजनेसमैन भी मोदी जी के दोस्त माने जा सकते हैं। पुराने समाजवादी शासन में तो ऐसा माना नहीं जाता था, जो है वो बिजनेसमैन को दूर रखा जाता था। कितनी पुरानी बात है कि JRD टाटा साहब जो है वो जवाहरलाल जी के पास जाते थे और जब इधर उधर की बात हो
हो जाती थी, चाय वाय पी ली जाती थी। और जे.आर.डी. टाटा सब जब इकोनॉमी के बारे में, बीइंग ए वेरी वेरी पायनियर एंड एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन, वो जब इकोनॉमी की बात शुरू करते थे तो स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल जी नेहरू उठ करके खड़े हो जाते थे और वो खिड़की से बाहर देख लेने लगते थे। तो फिर जे.आर.डी. टाटा ने कई बार कहा है और लिखा है कि मुझे पता लग जाता था कि अब मेरी बात में प्रधानमंत्री को कोई रुचि नहीं है, तो अब मुझे चलना चाहिए, तो मैं चल के उठ के आ जाता था। तो एक तो वो समय था, समाजवाद का एक स्वर्णिम काल था, जिस स्वर्णिम काल में व्यापारियों को, चोर टकैत, उनको एक दूर रखा जाता था। और समाजवादी जो भी प्रक्रिया थी और नियम थे, कायदे थे, पॉलिसीज़ थी, विचारधारा थी, उसका जो है वो प्रभाव हमको बिहार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहार में लंबे समय से जो है वो समाजवादियों का शासन रहा है। तो इसीलिए बिहार के बहुत सारे मजदूर, जिनको हम जानते हैं, मिलते भी हैं, कि बिहार से बाहर अपनी जीविका खोजने के लिए वो मजबूर है। लेकिन इस बात पे कभी रवीश बाबू ने कोई प्रोग्राम नहीं किया कि बिहार से लोग बाहर जाके क्यों काम करते हैं। उन्होंने ये काम तो किया है कि गुजरात तो है वो गलीज जगह है, कई बार उनके उसमें मिल जाता है, लेकिन बिहार के गरीब लोग और जो पढ़े लिखे लोग बिहार से बाहर काम जो है ना अपनी जीविका ढूंढने के लिए क्यों विवश हैं, उसके मुख्य कारण क्या हैं, जंगल राज क्या है, कभी भी उन्होंने ढंग से क्या उसको विस्तृत रूप से कभी उस पर बातचीत की ही नहीं। क्योंकि क्यों करें बातचीत, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो अपने ही साथियों की तो पोल खोलेंगे ना। तो अपने साथियों की पोल भला कौन खोलना चाहेगा, और कम से कम रवीश बाबू तो नहीं ही खोलेंगे। तो आप ये देखिए कि हिंडनबर्ग की जैसी रिपोर्ट आई, वो कुछ ही दिनों बाद में अडानी साहब हैफा पोर्ट की 1.5 बिलियन डॉलर की डील करने के लिए वहाँ जाने वाले थे, इज़राइल जाने वाले थे, हैफा जाने वाले थे। तो क्या इज़राइल जैसा जो बहुत ही प्रगतिशील और एडवांस नेशन है, उसने भी अडानी साहब को ऐसे ही काम दे दिया मोदी जी के कहने पे? इस बात की तो कभी चर्चा रवीश कुमार भी नहीं करेंगे और उस माजने के, यानी कि उस तरह के दूसरे पत्रकार भी नहीं करेंगे। माजना एक राजस्थानी जो है वो बात है कि उस तरह की सोच विचार के लोग कभी नहीं करेंगे। तो गोदी मीडिया दूसरे गोदी मीडिया में है। तो महाशय हमारे जो ये रवीश बाबू हैं, इनकी बात और आगे सुन लेते हैं, फिर उसमें जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है और उससे हमें क्या सीखने को मिलती है। जैसे कि ये देखिए कि ये क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। मोनू कौन है? यानी कि एक हरियाणा में दंगा हुआ था जिसके अंदर एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में कोई गाय रक्षकों का ये कोई नेता था मोनू। तो मोनू जी पर चढ़ बैठे सारे के सारे प्रगतिशील पत्रकार और प्रगति शिरोमणि जो हैं हमारे रवीश बाबू, वो भी चढ़ दौड़े। उन्होंने मोनू के ऊपर एक अंग्रेजी में कुछ बातचीत कर ली। तो ये देखिए विशेष तरह के लोग हैं। और ये गोदी मीडिया की जो एक उपहास उड़ाया जाता है, यानी कि जो भी आजकल में जो मीडिया है, जो कि रवीश बाबू जो कुछ बात बोलते हैं उससे उलट बोलता है, तो वो गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया की अभी इसमें रवीश बाबू की बहुत सारी परतें खोलनी शुरू की हैं, क्योंकि बिहार का जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा, रवीश बाबू की सरगर्मियाँ बढ़ती चली जाएंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक होंगे। वो गोदी मीडिया के लोगों को कोसेंगे, बोलेंगे कि टेलीविज़न मत देखो, टेलीविज़न देख के देश का प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जिसका पहला भाग है रवीश बाबू की कलाबाजियों और कर्तव्यों के बारे में की गई, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का
जो है वो विचारधारा और उनके करतब सामने आते हैं। और ये करतब आजकल खूब चल रहे हैं। चुनावी माहौल हो, कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें मोदी जी पर आक्रमण असंभव हो, तो उसमें रवीश बाबू तुरंत उसके अंदर जो है वो कमर कस के कूद पड़ते हैं। तो उन के कई कलाबाजी हैं, उस पे हम दोबारा भी बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि रवीश बाबू पे थी, पहली रिपोर्ट आई, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।